नमस्ते बच्चों। इससे पहले अपने अपना फर्स्ट चैप्टर था जो फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज मैं अपने जो सिलेबस के अंदर सेकंड चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट करवाऊंगा। सेकंड चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं। कुछ ही केसेस में देखा गया है कि जब भी किसी रिएक्शन को करवाया जाता है किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ एक टाइम के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती ही नहीं है, मतलब कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते ही नहीं है। वहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे मान लिया मैंने A प्लस B दो रिएक्टेंट है, जब इनको रिएक्शन करवाई, इनको रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं L प्लस M में। लेकिन कुछ एक टाइम के बाद क्या होता है, जब रिएक्शन चलती रहती है, कुछ एक टाइम के बाद जो प्रोडक्ट है हमारा L और M दोबारा किस में स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। जो रिएक्शन ना कि फॉरवर्ड, उसके साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती हैं। रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो वो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स। जो पहली टाइप होती है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस। सेकंड जो होती है हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, दोनों सेम फेज के अंदर हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात भी करना चाहें तो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन, जो कि क्या है, गैस होती है। आयोडीन की रिएक्शन करवाई जाती है गैसेस फॉर्म में, क्या फॉर्म कर देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और दोनों रिएक्टेंट का फेस क्या है, सेम है, गैसेस फेस के अंदर है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल होमोजीनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल साइडेड एरो से शो किया जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे शो करते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या हो, सेम फेज के अंदर ना हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉलिड में होता है, टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के अंदर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो ये गैस है फेस, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेस क्या है, सेम नहीं है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो अकेली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ये जो रिएक्शन है ये अकेली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है। क्या फॉर्म कर देगी, AgCl प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ये जो रिएक्शन होती है अकेली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या एक डायरेक्शन में मूव करे उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलेंगे। और बैकवर्ड में ये रिएक्शंस मूव नहीं करती। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है उसको देखते हैं। एग्जांपल हम यही रखेंगे जनरल, जो जनरल सा ले रखा है। रिएक्टेंट को A भी मान रखा है, प्रोडक्ट को Lm मान रखा है। होता क्या है, स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में होता क्या है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया जाता है। जब रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टार्टिंग में फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रेट रिएक्टेंट का डिक्रीज होने लगता है। मीन्स क्या होता है, इस तरफ का रेट क्या होगा, आर फॉरवर्ड का डिक्रीज होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उनकी जो अमाउंट है वो कम होने लगती है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने लगता है फॉरवर्ड रिएक्शन का। लेकिन अगर बैकवर्ड का मीन्स प्रोडक्ट का बात करें तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे 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 बढ़ने लगती है। मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट का, और इस तरफ से क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट का। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का। तो एक स्टेट ऐसी आती है, उस स्टेट पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, या फिर इसे बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल लो आप, बैकवर्ड का, इसे फॉरवर्ड का, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, एक स्टेज आती है ऐसी, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड से क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ऐसी स्टेज आती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनमें नोटिसेबल चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। हम उनको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें कंसंट्रेशंस की, कंसंट्रेशन या प्रेशर की एक्सेट्रा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं जब इक्विलिब्रियम आ जाता है किसी रिएक्शन के अंदर। और इक्विलिब्रियम का रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन चलती रहती है। मीन्स जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा, लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा इक्विलिब्रियम आने के बाद, उतना प्रोडक्ट दोबारा फिर क्या होगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो मीन्स जो द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो स्टैटिक क्या है, वो स्टैटिक नहीं है नेचर के अंदर, वो क्या होती है, डायनेमिक होती है। मीन्स क्या होता है, रिएक्शन रुकती नहीं है, चलती रहती है। बट बात इतनी है कि रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ, प्रोडक्ट उतना ही दोबारा किस में चेंज होता है, रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन का, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, इसी एग्जांपल से A प्लस बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट L प्लस एम, इसी से देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके एक्टिव मास के, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। रिएक्टेंट का एक्टिव मास जैसे A का और B का, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है कि उसे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इस K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक्टिव मास होता क्या है, एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ही होती है, मोल पर लीटर की फॉर्म में ही, मोल्स पर लीटर की फॉर्म में ही। एक्टिव मास कोई अदर चीज़ नहीं है, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ही है रिएक्टेंट की। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, K क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब लॉ ऑफ मास एक्शन को किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे जब वो इक्विलिब्रियम में अप्लाई किया जाता है तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी एग्जांपल की बात करते हैं, इसी पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो रेट ऑफ
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी अपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, इक्वल टू के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मींस ए एंड बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट साइड मींस एल एंड एम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, अभी अपन ने पढ़ा है, मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी एल एन, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व करें, के एफ और रेट कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडिंग बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के फॉर्म में, और प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट इक्वल टू के किसी कांस्टेंट, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नाम ले दिया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक और बात, अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर आप डिफाइन करें, अब मान लो ये जो रिएक्शंस हैं इनके कोफिशिएंट भी हैं ए बी स्मॉल एल स्मॉल एम, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो अपना लॉ ऑफ मास एक्शन आया है, जो द लॉ ऑफ मास एक्शन आया है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, जो उनकी गुणा कर रखी है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, ए एंड बी, जो ईच कंसेंट्रेशन टर्म है उसकी पावर क्या है, जो उनके कोफिशिएंट थे ना, प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड के, उनको उनकी पावर में ले लिया है, और प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी होती हैं, तो वो देखते हैं आपका टॉपिक, टाइप्स कितनी होंगी। अगर हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए नहीं लिखेंगे, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो पहले किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या है, एक तो एल जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ एल, और पावर में क्या उसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एम, उसकी पावर में क्या उसका कोफिशिएंट स्मॉल एम, डिवाइडिंग बाय इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी फॉर्म में है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में, तो और क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर में उसका कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर में उसका कोफिशिएंट। इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है रिएक्शंस का वो उनकी कंसंट्रेशन की फॉर्म में ही निकाला जाता है, तो इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एल उसकी पावर उसका कोफिशिएंट, एम उसका पावर उसकी कोफिशिएंट, ए पावर में उसका कोफिशिएंट, बी पावर में उसका कोफिशिएंट। अगर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर, तो Kp क्या होगा, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन द प्रेशर, हाँ प्रेशर के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ एल मीन्स प्रोडक्ट, पावर में उसका कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम, पावर में उसका कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए,
पावर में उसका कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर में उसका कोफिशिएंट। अगर एक्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ एल एम, एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहें के एक्स तो कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन एल पावर में उसका कोफिशिएंट, एम पावर में उसका कोफिशिएंट, मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट पावर में उसका कोफिशिएंट, मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बी पावर में उसका कोफिशिएंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इन फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, इनके बीच में रिलेशन होते क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता होता है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। Relation between equilibrium constant in term of pressure and equilibrium constant in terms of concentration. Then relation between Kp and Kc। Kc किसके बराबर होता है? अभी अपन ने पढ़ा है L की पावर स्मॉल l, m की पावर मीन्स प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा ही था। Kp अपन ने पढ़ा है, अभी किया है, क्या था? पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का पावर में उसका कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट बी का पावर में उसका कोफिशिएंट। अब हम अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, PV मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस is equal to nRT, n is the number of moles for 1 mole of gases, then we put n is equal to 1, then equation partial pressure volume P and RT। अगर प्रेशर की टर्म में निकालें तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? RT डिवाइडिंग बाय V। मीन्स ये तो 1 मोल के लिए है, अगर n मोल के लिए करेंगे तो n लगा रहेगा और n यहाँ पे भी लगा रहेगा। n डिवाइडिंग बाय B क्या होता है? n डिवाइडिंग बाय b क्या होता है? कंसंट्रेशन मीन्स CRT लिख सकते हैं इसको, फॉर n मोल ऑफ गैसेस। प्रेशर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू CRT। इस रिलेशन को वहाँ यूज़ करेंगे तो Kp क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू PL की जगह ये यूज़ कर सकते हैं CRT, क्योंकि गैस इक्वेशन का यूज़ क्या है? PV इज इक्वल टू nRT होता है, और n के डिवाइडिंग में अगर V ले जाएँ वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। देन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू CRT। तो हम Kp को क्या लिखेंगे? PL को क्या लिख देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ, इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CL, CM, CA, CB। ये मैंने अभी 1 मिनट पहले ही बताया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म में पुट करते हैं CL RT पावर में स्मॉल l, CM RT पावर में उसका कोफिशिएंट स्मॉल m डिवाइडिंग बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A RT पावर में उसका कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट B पावर में उसका कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड कर लेते हैं, RT टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो जब कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? CL पावर में L, C पावर में M, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A पावर में उसका कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B पावर में उसका कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या आ गया? RT। अब देखो RT को एक साइड कॉमन ले लिया है तो RT को सीधा एक तरफ लिख लेंगे, और उनकी पावर को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? L प्लस M माइनस में A प्लस B। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kp, और ये किसके बराबर है टर्म? ये किसके बराबर होती है? Kc। वहाँ से क्या आ गया? RT पावर में उसके क्या है? L प्लस M, स्मॉल m है ये, L प्लस M, कोफिशिएंट A प्लस B। तो ये क्या आ गया? इसके बीच में रिलेशन भी आ चुका है Kp एंड Kc के बीच में। Kp इज इक्वल टू Kc मीन्स रेट कांस्टेंट इन द प्रेशर इन द टर्म ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन,
R इज़ अ गैस कांस्टेंट, इज़ अ टेम्परेचर। पावर में क्या है, उनके कोफिशिएंट्स की क्या है माइनस किया हुआ है, उनका रिजल्ट है। उसके बाद रिजल्ट रिलेशन देखते हैं, एक और है रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड Kx। चलो देखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को लिखा रहने देता हूँ। रिलेशन में तो हमें सिर्फ यही टर्म्स यूज़ करनी है, तो वो साइड का लिखे रहेंगे। ये सिंपल RT को सोल्व किया गया है। RT सबके अंदर कॉमन था, RT को कॉमन ले लिया, पावर को सोल्व किया तो RT की पावर क्या आ गई, L प्लस एम माइनस में A प्लस बी। अगर हम KX की मोल फ्रैक्शन के टर्म में रेट कांस्टेंट को लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या हुआ, KX इज इक्वल टू एक्स एल स्मॉल एल मीन्स उसका कोफिशिएंट था प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय जो उसका कोफिशिएंट था डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट उसकी पावर मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट V फिर उसकी पावर। अब हम रिलेशन देखते हैं। डाल्टन्स लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में उसका टोटल प्रेशर या फिर उसका प्योर का प्रेशर P। तो इसको हम डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ। यूजिंग डाल्टन लॉ ये आपने पढ़ा हुआ है। डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में प्रेशर P। देन वी यूज दिस लॉ फॉर दिस जनरली इक्वेशन। देन we write पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट L इज इक्वल टू पावर में उसका कोफिशिएंट पक्का लेके चलना है, X L इसको सिंपल P L, ये प्रेशर P है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर M का M बिल्कुल आसान है, बस हमें क्या यूज़ करना है, हमें डाल्टन लॉ यूज़ करना है। डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में प्रेशर ऑफ द गैस। रिएक्टेंट A पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है, उसका डाल्टन लॉ अप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट A पे। पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B पावर में उसका कोफिशिएंट प्रेशर ऑफ B। अब इन टर्म्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इन टर्म्स को हम Kp के अंदर लेके चलते हैं। तो Kp के अंदर यूज़ करेंगे तो Kp किसके बराबर आएगा, देखना Kp इज इक्वल टू, इनको यूज़ करते हैं तो क्या आ जाता है, देखना देखो ये पार्शियल प्रेशर PL उसकी पावर में L किसके बराबर है, X की पावर L PL। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ L इनटू में L, सभी को पुट कर देंगे। इसी तरह M जो M प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है डाल्टन्स लॉ उस पर अप्लाई करते हैं, जो रिलेशन आया वो उसके अंदर यूज़ करेंगे और क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। इसी तरह हमारे रिएक्टेंट के लिए यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट की। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन टर्म को एक साइड रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये क्या है PL PA, प्रेशर सब कॉमन ले लेंगे, प्रेशर को कॉमन लेंगे तो एक बार दिखा देता हूँ, मैंने पीछे भी नहीं किया था उसका सॉल्व, तो एक बार इसमें कर देता हूँ। प्रेशर को लिख लिया P की पावर L, मेरे को लगता है कईयों को पता नहीं चला होगा पिछली जो रिलेशन किया था RT की पावर L प्लस एम माइनस A प्लस B कैसे है, तो वह यहाँ से समझ लेना एक बार जिनको नहीं पता चला। ये प्रेशर को मैंने अलग करके लिख लिया सबको, मोल फ्रैक्शन को अलग कर दिया और प्रेशर को अलग कर दिया। अब देखो P है, ये भी P, ये भी P, ये भी P, ये भी, सिर्फ पावर अलग है। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, एक बार इसको रब कर रहा हूँ मैं इस साइड को, इसको भी यहाँ से रब कर देते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो देखना ये किसके बराबर आ गया, ये Kx रेट कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन Kp इज इक्वल टू Kx। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल P, और इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि जो बेस है वो सेम है L प्लस एम, और इन दोनों की पावर ऊपर वाली में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइडिंग में है। तो ये आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं,
के पार्शियल प्रेशर P के एक्स P L प्लस M प्लस P। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने रिलेशन निकाल लिया है Kp और Kx के बीच में। अभी हमने इससे पहले जो रिलेशन निकाला था Kp एंड Kc के बीच में, वो क्या रिलेशन था? Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू RT की पावर क्या था? L प्लस M माइनस का A प्लस B। इस Kp की जगह इस Kc की यूज़ कर लो, क्योंकि हमने रिलेशन तो निकाल ही लिया है Kp और Kx के बीच में। अब हम रिलेशन किसके बीच में? Kp और Kc के बीच में, इससे पहले अपन ने स्टडी किया था। अब हम किसके बीच में निकालेंगे? Kc और Kx के बीच में। तो दोनों रिलेशन को यूज़ करते हैं, दोनों रिलेशंस को यूज़ करेंगे। तो दोनों रिलेशन को यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना। Kp किसके बराबर है? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर L प्लस M माइनस A प्लस B। तो Kp की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो क्या लिख देंगे? Kc RT की पावर M प्लस N माइनस L प्लस M, क्योंकि जो कोफिशिएंट थे वही थे पावर में, L प्लस M माइनस A प्लस B। Kp की जगह ये टर्म यहाँ पुट कर दी। ये किसके बराबर थी? Kx P की पावर L प्लस M माइनस A प्लस B। तो Kc किसके बराबर आ गया? Kc इक्वल टू Kx। इस RT को उसकी पावर में ले जाएंगे, P की पावर में, P के डिवाइड में P डिवाइडिंग बाई RT, दोनों की पावर सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, L प्लस M माइनस A प्लस B। और P बाई RT किसके बराबर होता है? V के बराबर, मीन्स Kc इज इक्वल टू Kx 1 बाई V की पावर L प्लस M माइनस A बाई A प्लस B। और 1 बाई वी को इस साइड भी लेके आ सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो, इस 1 बाई वी को यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा? Kc इंटू में V की पावर क्या है? L प्लस M माइनस A प्लस B किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू Kx। तो हमने ये तीनों रिलेशन निकाल लिए हैं। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kx, ये तीनों रिलेशन हमने निकाल लिए हैं। अगर हम एक्टिविटी की फॉर्म में देखना चाहें तो एक्टिविटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं। एक्टिविटी को आपने पढ़ा भी होगा। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी A इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट अगर हमें एक्टिविटी की फॉर्म में निकालना हो तो Ka इसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा प्रोडक्ट का उसकी पावर में L गामा। हम C को भी यही यूज़ कर लेते हैं अलग से लिखने के बजाय, जो आप पजल ना हो बार बार, ठीक है। तो इस रिलेशन को एक के अंदर ही यूज़ करता हूँ मैं, इसी को यहीं पुट कर लेते हैं। तो गामा L C L की पावर में स्मॉल l गामा M C M पावर में उसका कोफिशिएंट जो स्मॉल m था, गामा A मीन्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A उसका कोफिशिएंट, गामा रिएक्टेंट B कंसंट्रेशन रिएक्टेंट B, और ये उसका कोफिशिएंट B। इन सबको अलग अलग करके लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो Ka किसके बराबर आ जाएगा? K गामा इंटू में Kc। एक और बात, जब किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया जाता है, जब किसी सॉल्यूशन की, ये सभी रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया हुआ ये, जब किसी की जब किसी सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया जाता है, मीन्स कंसंट्रेशन जब जीरो को अप्रोच करती है तो क्या होता है? जो उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जब एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो ये के गामा किसके बराबर आ जाएगा? के गामा इज इक्वल टू 1। तो हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्टिविटी की फॉर्म में था किसको अप्रोच करेगा? सी को, मीन्स Kc को, मीन्स जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की फॉर्म में था। तो ये सारे हमने क्या कर लिए हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेशन हमने कर लिए हैं। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, वैसे तो सब कुछ आसान था, अगर फिर भी किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, नहीं तो क्लास के अंदर आके मेरे से पूछ लेना जब आपकी डाउट क्लास होंगी,
ठीक है, नहीं तो मैं ऑफिस में होऊंगा तब भी मेरे से मिल सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।